हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट के ऊपर एपिसोड नंबर 10 लेके आ गए, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एसी जनरेटर। एसी जनरेटर को आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन माने ईएमआई के अंदर भी पढ़ सकते थे, लेकिन ऑल्टरनेटिंग करंट में इसको पढ़ने से इसका ज़्यादा फील आता है, इसलिए ये जो एसी जनरेटर है इसको हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर पढ़ रहे हैं। तो आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं और एसी जनरेटर को एकदम डिटेल में फील के साथ डिस्कस करते हैं। हो सकता है कि आपको एसी जनरेटर बिल्कुल भी समझ में नहीं आता होगा, क्योंकि उसमें स्लिप रिंग, ब्रशेस, ये सब का फंक्शन क्या होता है। ब्रशेस एक होता है, स्लिप रिंग होता है, ये सब का फंक्शन क्या होता है, और फिर ऑल्टरनेटिंग करंट से क्या रिलेशन है इसमें। तो हम लोग इसको एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे। 100% आपको एसी जनरेटर एकदम क्लियर हो जाएगा ये वीडियो देखने के बाद। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग, और आपको हेडिंग लिखना है एसी जनरेटर। अब एसी जनरेटर, इसका नाम जो हेडिंग लिखा है वही गलत है, एसी जनरेटर, ठीक है। जो लिखा है ना इसका हेडिंग एसी जनरेटर, वही गलत लिखा हुआ है। कैसे? क्योंकि यहां लिखा है ऑल्टरनेटिंग करंट। एसी माने ऑल्टरनेटिंग करंट, जनरेटर। अब जनरेटर कहने का मतलब होता है पैदा करना, तो ऑल्टरनेटिंग करंट पैदा तो नहीं होता है ना, इसमें इंड्यूस होता है। तो इसके पीछे कहानी भी है एसी जनरेटर के पीछे। तुमको पता है ना कि जो तुम पढ़ रही थी ऑल्टरनेटिंग करंट, जो पूरा चैप्टर पढ़ी हो, उसमें वो किसका बलिदान है ऑल्टरनेटिंग करंट? टेस्ला का, निकोलस टेस्ला। और ये एसी जनरेटर भी कौन बनाया था? टेस्ला। यही जो एसी जनरेटर था उसी को देख के सब हैरान हो गया था कि बाप रे बाप, ऐसा भी हो सकता है। और मतलब कि एसी जनरेटर से ही उसका बहुत मतलब असल में पहचान हुआ था टेस्ला का। तो इससे पहले डीसी जनरेटर भी हुआ करता था। इससे पहले क्या होता था? डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर कौन बनाया था? डीसी जनरेटर नहीं होता था, उसको तुम डीसी मोटर कह सकती हो। तो उसको कौन बनाया था डीसी मोटर को? ये क्या नाम है उसका? एडिसन। तो दो लोग था, एक का नाम था एडिसन और टेस्ला। अब देखो यार, ऐसा नहीं है कि जो ये एडिसन था ये बेकार में थी, ये भी बहुत बड़ा आदमी था। ये बल्ब का डिस्कवरी किया था। और टेस्ला क्या किया था? एसी करंट का डिस्कवरी किया था, ठीक है। तो ये डीसी के लिए जाना जाता है, डायरेक्ट करंट, और ये ऑल्टरनेटिंग करंट। अब देखो, ये जो एसी जनरेटर है इसका एक और नाम भी होता है ऑल्टरनेटर। ऑल्टरनेटर भी बोलते हैं इसको। अब ऑल्टरनेटर क्यों बोलते हैं भाई? क्योंकि होता क्या है ना कि इसमें एक ऑल्टरनेटिंग करंट उसको बोलते हैं जो अपने डायरेक्शन को लगातार चेंज करता है। डायरेक्शन चेंज करना बहुत जरूरी, हो सकता है वैल्यू ना चेंज करे, तुमको ये बताए भी थे हम। जैसे तुम देखना ये वाला ग्राफ देखना, ये ऑल्टरनेटिंग करंट का है, लेकिन इसमें यहाँ पर 2 एम्पियर है वैल्यू, तो 2 एम्पियर 2 एम्पियर 2 एम्पियर 2 एम्पियर, हर जगह 2 एम्पियर है। तो मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट यहाँ पर क्या हो गया? कांस्टेंट। यहाँ पर मान लो -2 एम्पियर, तो -2 एम्पियर -2 एम्पियर -2 एम्पियर, लेकिन डायरेक्शन तो प्लस माइनस प्लस हर जगह चेंज हो रहा है। तो ऑल्टरनेटिंग करंट वो करंट होता है जो कि अपना डायरेक्शन चेंज कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, नहीं, हमेशा डायरेक्शन चेंज करता है, ठीक है। अच्छा, तुमको अभी हम बताएं कि जो टेस्ला है इसी के लिए जाना जाता है। अच्छा, ये जो एसी जनरेटर का नाम है इसको हम लोग मिसनोमर भी बोलते हैं। मिसनोमर क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल बताते हैं, एक आदमी था, उसका नाम था आदर्श। क्या नाम था? सॉरी, ये बाल ठीक नहीं, हाँ देखो आदर्श नाम है इसका, लेकिन नाम तो बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में, आदर्श। आदर्श का मतलब होता है जो अपना काम को लेकर बहुत आज्ञाकारी हो, शायद यही आदर्श का सुनने से तो वही लगता है। हमको नहीं पता इसका क्या मीनिंग होता है, लेकिन वैसे ही लगता है ना आदर्श का मतलब कि बहुत आदर्श है, काम को लेकर बहुत आज्ञाकारी है। लेकिन ये बाबू क्या करता था, ये उठता था सुबह सो के उठता था, है ना, वही 1 बजे आसपास, 1 बजे सुबह होता था इसका, 1 PM लिखे हैं बाबू, 1 बजे इसका सुबह होता था। खाना खाता था ये 4 बजे, ये इसका ये हो गया ब्रेकफास्ट, 4 बजे इसका ब्रेकफास्ट हुआ। तो उतना देर सोता क्यों था? क्योंकि बाबू ये मतलब कि बहुत मेहनती था। मेहनती के क्यों, देखो अब लेट हो रहा है तो कुछ तो बढ़िया काम कर रहा हूँ, तो बहुत मेहनती था। ये क्या करता था व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाबू ये डिग्री लिया था। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ये डिग्री लिया था, है ना। और ये मतलब डेली इसमें पढ़ाई करता था। डेली ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में वीडियो कॉल, चैट, जो भी मतलब फंक्शन होता था उसका यूज़ करता था। और कम से कम उसमें ये मतलब रात भर तो छोड़ो, मतलब ये अगर 9 बजे से लगता था बाबू, अगर 9 बजे से लगता था तो सुबह का 4 बजे तक, हालांकि इसके लिए वो सुबह नहीं होगा, लेकिन सुबह का 4 बजे तक इसमें मेहनत करता था। फिर 4 बजे सोता था, तो उठता कितना बजे था? 1 बजे सोता था, फिर 4 बजे खाता था, ठीक है। फिर 5 बजे से वापस व्हाट्सएप में लग जाता था, फिर 5 से 9 बीच में जो भी मन किया खाने का किया। तो ये बहुत मेहनती था आदर्श। नाम तो बहुत बढ़िया लग रहा है आदर्श, लेकिन काम इसका कैसा कैसा है सोचो। जब मन तब उठ रहा है, जब मन तब सो रहा है। तो आदर्श नाम जैसा है वैसा काम तो बिल्कुल नहीं है। तो वैसे ही एसी जनरेटर भी है, नाम है इसका ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, लेकिन ये ऑल्टरनेटिंग करंट को पैदा नहीं करता है, इसके अंदर ऑल्टरनेटिंग करंट इंड्यूस होता है। और इंड्यूस करंट किस फेनोमेना से होता है? करंट का जो इंडक्शन होता है वो किस, हाँ, सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन तुम किस चैप्टर में पढ़ी थी? ईएमआई में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। माने कि इसका जो प्रिंसिपल होगा, इसका प्रिंसिपल क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो एसी जनरेटर को मिसनोमर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका नाम है एसी जनरेटर, लेकिन ये करंट को पैदा नहीं करता है, उसको इंड्यूस करता है, इसलिए इसका जो नाम है, नेम गिवन इज मिसनोमर। जैसे ये आदर्श मिसनोमर है, नाम है आदर्श, लेकिन काम आदर्श जैसा बिल्कुल नहीं है। क्या? नहीं,
जनरेट, जनरेट माने पैदा करना, जनरेट माने पैदा करना, पैदा तो नहीं ना हो रहा करंट, एनर्जी कभी पैदा हो सकता है? नहीं हो सकता है। और ये सारा बात किताब में लिखा है। जनरेटर का, जनरेट करने का मतलब ही होता है पैदा होना। जैसे बोलते हैं ना कि हम लोग हम ये जो नया कंपनी है इसको जनरेट किए हैं, मतलब हम इस कंपनी का सीईओ है, हम जनरेट किए हैं इसको, हम डेवलप किए हैं। तो मतलब सही में जनरेट किया, बात तो सही है, वही डेवलप किया, लेकिन इसमें जनरेट होता है क्या करंट? नहीं, इंड्यूस होता है। एनर्जी पहले से ही है, वही एनर्जी किस में कन्वर्ट होता है? इलेक्ट्रिकल में। ठीक है, चलो थोड़ा सा इसका एप्लीकेशन बताते हैं कि आखिर कैसे इसमें करंट इंड्यूस होता है। तुम ये देखिए हो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, या फिर ये समझो कि तुम ये देखी होगी कि जैसे बहुत बड़ा झरना है और उसमें ऐसे ऐसे व्हील है, या वो छोड़ो सब, विंड मिल देखिए, विंड मिल, विंड मिल, विंड मिल, विंड मिल जो होता है हवा चलता है तो हवा से घूमता है, तो वो हवा क्या उसको दे रहा है? विंड एनर्जी, और उससे घूम रहा है, और उसको घूमने से क्या पैदा होता है? इलेक्ट्रिसिटी। जितना तेज वो घूमेगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। तो विंड एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। वैसे ही ये जो एसी जनरेटर होता है, अरे अच्छा ये जनरेटर कौन सा वाला है पता है कि नहीं? जनरेटर शादी वाला है, ये शादी वाला जनरेटर है जो शादी में काम करता है, वही जनरेटर है। हाँ, एसी जनरेटर वही है जो शादी में काम करता है, घट 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 आवाज़ करता है ये एसी जनरेटर। अब घट 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 क्या आवाज़ करता है वो भी बताएंगे, ठीक है। चलो तो पहले एक अभी तुमको जो हम बात बताए इसके बारे कि इसमें होता क्या है, तो इसका डेफिनेशन लिखते हैं। अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स, अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स, अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल समझती हो? मैकेनिकल माने क्या होता है ना कि इसमें एक ऐसे कुछ लगा होता है, उसको हम लोग आर्मेचर बोलते हैं, आर्मेचर या फिर कॉइल, वो ऐसे ऐसे घूमता है और उसको घूमने की वजह से इसमें इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है, तो घूमने वाला को मैकेनिकल बोलते हैं। हाँ, तो मैकेनिकल के अंदर दोनों एनर्जी आता है ना, काइनेटिक और पोटेंशियल। तो इसमें एक आर्मेचर होता है, वो ऐसे ऐसे करके घूमता है और उसका घूमने की वजह से करंट पैदा हो जाता है, वही समझना। लेकिन कैसे पैदा नहीं होता है बाबू? इंड्यूस होता है। बहुत लोग पहले सोच रहा था पैदा हो गया, नहीं भाई, पैदा थोड़ी हुआ, इंड्यूस हुआ। और ये बिना फराडे के तो समझ में नहीं आता, तो फराडे देखो यहाँ भी फिर घुस पीट के आ गया, समझ में आया? तो मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब कैसे होगा उसको समझाएंगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। अच्छा, इसका नाम ऑल्टरनेटर क्यों है? इसका नाम ऑल्टरनेटर इसीलिए है बिकॉज इन एसी जनरेटर, इन एसी जनरेटर the direction of current, the direction of current regularly changes। और सुनो बाबू, ऐसा वैसा नहीं होता है, एक फिक्स इंटरवल ऑफ समय के बाद बदलता है। ऐसा नहीं कि जब मन चाहा तब चाहिए, आदर्श जैसा नहीं, जब मन चाहा तब सो गया, जब मन चाहा तब उठ गया, वैसा नहीं होता है। चेंजेस विद इन विथ अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद जो करंट का वैल्यू होता है वो बार बार चेंज होता है एसी जनरेटर में, ठीक है। मतलब लिखवाना ही भूल गया, इसको लिख लो लास्ट में ये चीज़ ताकि तुमको याद रहे। एसी जनरेटर इज अ मिसनोमर। मिसनोमर से तुमको हमेशा याद आ जाएगा कि इसका जो नाम है वो इसका काम नहीं है, और उसी से तुमको याद आएगा कि इसका प्रिंसिपल क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंड्यूस हो रहा है यहाँ पर कुछ, ठीक है। तो अब हम देखो इसका ना प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे, लेकिन इसका डायग्राम बहुत जरूरी है। बिना डायग्राम का एसी जनरेटर कुछ समझ में नहीं आएगा। इसका डायग्राम अगर तुम समझ जाती हो, फील कर जाती हो डायग्राम, और सबसे जरूरी स्लिप रिंग, ब्रशेस, इसके बारे में बहुत लोग गलत जानकारी देता है, तो उसको हम अभी डिटेल में समझाएंगे तुमको। स्लिप रिंग कैसे घूमता है, ब्रशेस, ये तो ना तुम 10th में भी कहीं कहीं ये सब नाम सब सुनी हो, नया तो नहीं होगा। ब्रशेस, स्लिप रिंग, लेकिन पता है तुम उसमें स्प्लिट रिंग सुनी होगी मोटर में, क्योंकि जो मोटर होता है ना उसमें करंट का डायरेक्शन नहीं बदलता, उसमें स्प्लिट रिंग लगता है, लेकिन इसमें स्लिप रिंग, स्लिप, हाँ, उसमें भी कॉइल रोटेट करता है, उसमें भी कॉइल रोटेट करता है। कॉइल को ही दूसरा नाम आर्मेचर बोलते हैं, लेकिन उसमें करंट चेंज नहीं करता है, जो तुम मोटर बोल रही हो 10th में जो पढ़ी थी। यहाँ स्लिप रिंग रहेगा। स्लिप करने का मतलब क्या होता है? पिछल के मुड़ी कान फोड़ लेना, वही यहाँ पर भी होगा। देखना कुछ कोई चीज़ स्लिप करेगा, क्या स्लिप करेगा देखना, भी ध्यान से बताते हैं यहाँ पर। तो चलो हम लोग एक काम करते हैं कि पहले इसका डायग्राम समझते हैं, डायग्राम से ही इसका वर्किंग, अंडरस्टैंडिंग, थ्योरी, कॉन्सेप्ट सब समझ में आएगा। तो मेन इसका डायग्राम ही है, ठीक है। चलो डायग्राम, चलो तो इसका डायग्राम हम लोग देखेंगे, डायग्राम से ही सारा बात समझ में आएगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल लिखवाएंगे अभी हम, है ना, अभी इधर प्रिंसिपल ही बताएंगे, लेकिन पहले डायग्राम समझते हैं हम लोग। प्रिंसिपल, तो पहले डायग्राम देखते हैं, ठीक है। देखो, अच्छा ये पहले काम कैसे करता है वो छोटा सा हम पहले बता देते हैं, उसके बाद बताएंगे। देखो, जैसे इसमें एक ऐसे कॉइल होता है, आर्मेचर जो भी हम बनाएंगे तुमको, और यहाँ पर क्या होता है, एक मैग्नेट हम रखते हैं। जैसे मान लो कि ये मैग्नेट है,
ये जैसे मान लो एक मैग्नेट है, ठीक है, हालांकि ये मैग्नेट नहीं होता है, ये मैग्नेट तुम्हारा थोड़ा बार मैग्नेट के जैसा होता है, थोड़ा बार मैग्नेट के जैसा क्या बारी मैग्नेट होता है, इस टाइप का देखो मैग्नेट होता है, ठीक है। ये मैग्नेट ऐसे है, ये मान लो मैग्नेट का नॉर्थ पोल, और इधर कौन सा पोल होगा, साउथ पोल। बार मैग्नेट नहीं होता, क्या बोल रहे हैं हम भी, हॉर्सशू मैग्नेट होता है। हॉर्सशू मैग्नेट समझती हो ना, इस टाइप से जो मैग्नेट होगा। तो मान लो कि इधर नॉर्थ पोल है और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है। तो अभी ये बताओ कि ये तुम्हारा आर्मेचर है, ये आर्मेचर, इसको आर्मेचर है कॉइल का, और ऐसे है ये। तो अभी इससे कितना मैग्नेटिक फील्ड पास कर रहा है, एक भी नहीं। अभी इससे कितना मैग्नेटिक फील्ड पास कर रहा है, एक भी नहीं। चलो हम थोड़ा सा बनाते हैं पहले, फिर बताएंगे। देखो डायग्राम देखना है यहाँ पर इसका, ये है तुम्हारा जो भी हम बोल रहे थे तुमको मैग्नेट। और इस तरफ तुम्हारा मैग्नेट का मान लो कि ये नॉर्थ वाला एंड है, मतलब इधर से फील्ड निकलेगा, और इस तरफ हम बनाएंगे साउथ वाला एंड। मतलब कि तुम समझ लो कि ये मैग्नेट ऐसे है, इस टाइप से, इस टाइप से मैग्नेट है, ठीक है। और ये मैग्नेट है, और यहाँ से तुम्हारा निकलेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से, और कहाँ एंटर करेगा, साउथ में। और यहाँ पर हम लोग किसको रखेंगे, कॉइल को, ठीक है, आर्मेचर कॉइल जो होगा उसको रखेंगे। तो यहाँ पर देखो ऐसे कॉइल रख दिए हम लोग, ठीक है। ये आर्मेचर कॉइल, समझ रही हो ना, ये मैग्नेट बहुत मोटा है, ये मैग्नेट है ना, मोटा कहने का मतलब इधर इधर वाला एंड। हॉर्सशू मैग्नेट देखो ऐसे होता है, तो तुम मत सोचना कि ऐसे है, हम इसको कैसे घुमा दिए हैं, देखो इस टाइप से घुमा दिए हैं, ठीक है। और यहाँ पर रखे हैं कॉइल को, समझी, ये कॉइल रखे हैं, देखो यहाँ जो बनाए हैं, ठीक है। और ये कॉइल का नाम हम दे देते हैं ए बी सी डी नहीं देते हैं, तो कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि बी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के लिए यूज़ करेंगे, पी क्यू आर एस। अभी ये बताओ कि इससे कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रहा है, 1 2 3 4, 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रहा है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जो मैग्नेटिक फ्लक्स भी तो बोल सकती हो ना। तो मैग्नेटिक फील्ड इससे कितना पास कर रहा है, 0 क्योंकि ये अभी सीधा है कॉइल, तो सारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके ऊपर से या तो नीचे से निकल जा रहा है। देखो जैसे मान लो कि यहाँ ऊपर से भी तो निकल रहा होगा फील्ड, तो ये सारा इससे गुजर जा रहा है ना, इससे एक भी फील्ड पास नहीं कर रहा है अभी, ठीक है। हाँ देखो तुमको बताते हैं वही चीज़, देखो जैसे ये तुम्हारा आर्मेचर कॉइल, ये वाला ऐसा ही है ना आर्मेचर कॉइल। तो अभी इससे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, मान लो 1 2 3 4 फील्ड है, मान लो ऊपर वाला भी है, ऊपर वाला को छोड़ो, 4 फील्ड है, तो ऐसे पास कर रहा होगा ना, या तो नीचे से ऐसे जा रहा होगा। अब जैसे मान लो कि इसको हम घुमाते हैं कॉइल को, तो अभी इससे कितना फील्ड पास करेगा, 4 है ना। तुमको पता है ना ये चीज़ नॉर्थ से निकलता है साउथ में घुसता है, तो अभी 4 फील्ड पास करेगा। अभी जब ये ऐसे सीधा हो जाएगा तो कितना फील्ड पास करेगा, 0। तो फिर ऐसे घूमेगा तो 4, तो 4 0 4 0 4 0 4 0, तो बार बार फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है। अब बोलोगे यहाँ पर फ्लक्स कैसे आ गया, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है तुमको पता है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स का अकॉर्डिंग टू ये बी ए कॉस थीटा होता है। तो हम अभी बताएं कि मैग्नेटिक फील्ड कभी 4 हो रहा है, फिर कभी 0 हो रहा है। तुम इसको अलग तरीके से भी समझ सकती हो। अभी इसका एरिया वेक्टर कहाँ है, ऊपर है, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इस तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो एरिया वेक्टर ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, कितना एंगल बन रहा है, तो थीटा 90 होगा, तो फ्लक्स कितना आएगा, 0 आएगा। लेकिन कुछ टाइम बाद, मान लो ये 5 इनिशियल फ्लक्स था, कुछ टाइम बाद फाइनल फ्लक्स कितना होगा, बी ए कॉस, जब ये वाला ऐसे घूम जाएगा तो ये वाला एरिया वेक्टर भी उसके साथ साथ ऐसे घूम जाएगा। चलो यहाँ पर बताते हैं, जैसे तुम देखो ये, अच्छा ये मैग्नेटिक फील्ड घूमेगा, मैग्नेटिक फील्ड तो हमेशा ऐसे रहेगा, मैग्नेट तो रखा हुआ है वहाँ पर, ठीक। तो ये अभी ऐसे है और इसका एरिया वेक्टर ऐसे है, तो देखो जब ये घूम जाएगा तो अभी एरिया वेक्टर ऐसे हो गया और मैग्नेटिक फील्ड भी उधर, तो एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। तो जब यहाँ पर एंगल 0 डिग्री होगा तो ये कितना आएगा, बी ए, समझी। तो फिर कुछ देर बाद आ जाएगा इनिशियल, फिर 0, फिर कुछ देर बाद कितना हो जाएगा, बी ए, 0 बी ए 0 बी ए 0 बी ए होते जाएगा। तो मतलब बार बार फ्लक्स चेंज करेगा। और तुमको पता है कि फराडे क्या बोलता है, ई इज इक्वल टू क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स बाई टाइम। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ बार बार चेंज हो तो एक यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, और अगर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या डेवलप होगा, करंट इंड्यूस हो जाएगा। याद है कि नहीं ये सब, इसको हम इसी प्रिंसिपल को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब कि बार बार ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड से करंट बनना या करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनना, मैग्नेटिक फील्ड से करंट बनना या करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनना। ईएमआई का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड से करंट बनना, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड था और करंट का कोई सोर्स था यहाँ पर, बताओ क्या करंट का यहाँ पर कोई सोर्स था, नहीं। ये कॉइल ऐसे घुमा गोल 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 गोल, और उसका घूमने की वजह से इसमें क्या पैदा हो गया, करंट पैदा हुआ। वही ना हुआ बाबू, बताओ कि नहीं, नहीं समझ में आया। अच्छा ये फ्लक्स को हम चेंज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये सही में इसका वैल्यू टाइम के साथ चेंज कर रहा है। मतलब ये फ्लक्स कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, वेरिएबल है, क्योंकि इसका देखो वैल्यू बार बार चेंज हो रहा है।
समझ रही हो कि नहीं समझ रही हो? तो मतलब कि फ्लक्स हर इंस्टेंट पे उसका अपना वैल्यू को चेंज कर रहा है। तो ये चेंज की वजह से यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस हो गया। मान लो कि फ्लक्स हमेशा बी ए रहता, मान लेते हैं ये बी ए का वैल्यू हो जाता 5 टेस्ला। कितना हो जाता? 5 टेस्ला नहीं, 5 वेबर होगा ना, क्योंकि फ्लक्स का यूनिट वेबर होता है। 5 वेबर और यहाँ भी ये 5 वेबर, मान लेते हैं एग्जाम्पल लिए कि ये 5 वेबर और ये भी 5 वेबर, तो इसका वैल्यू, और यहाँ भी कितना होता? 5, यहाँ भी 5, हर समय क्या होता? 5 मान लेते हैं। तो इसको तुम कितना डालती? फ्लक्स को 5 डालती, और 5 का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में कितना होता? तब तो वोल्टेज जीरो आ जाता, तब तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता। तब तो ईएमएफ इंड्यूस का मतलब है बैटरी पैदा नहीं होता। बैटरी किस में पैदा होने वाला है? कॉइल में। कॉइल में कहाँ पैदा होने वाला है, कैसे पैदा होने वाला है, वो सब समझेंगे हम लोग। अच्छा, तुमको वो बताया भी है लेंस ना कि बैटरी उस डायरेक्शन में पैदा होता है कि वो इंड्यूस्ड ईएमएफ को जीरो कर दे। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सब याद आ रहा है? ये चैप्टर 6 का है, ठीक है। इसीलिए इसका प्रिंसिपल में क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब देखो इसका प्रिंसिपल हम तुमको बताते हैं 2 लाइन में कैसे लिखना है कि एज अ आर्मेचर या फिर अ कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, ये मैग्नेटिक फील्ड जो हम बनाए हैं मैग्नेट से, ये कांस्टेंट है या वेरिएबल है? कांस्टेंट है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड में जब एक कॉइल को हम लोग प्लेस करेंगे तो ये जो तुम्हारा कॉइल रहेगा वो अगर रोटेट करेगा तो उससे लिंक्ड जो फील्ड है वो बार बार चेंज करेगा ना, 0 बी ए, हाँ चेंज तो कर रहा है ना, फ्लक्स या फिर फील्ड। तुम ये बोलो कि फ्लक्स, या तो मैग्नेटिक फ्लक्स बोल दो या तो क्या बोल दो? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कैसे समझी ना? या तो ये बोलो कि फ्लक्स 0 बी ए हो रहा है, या तो ये बोल दो कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है। क्योंकि अभी मैग्नेटिक फील्ड कितना है? जब ये ऐसे है तो 0, जब ऐसे कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? 4, फिर ऐसे कर देंगे तो 0, फिर 4। तो ये तो या तो ये कहो कि फ्लक्स चेंज कर रहा है, या तो ये कहो कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है। तो उस चेंज की वजह से एक ईएमएफ पैदा हो जाएगा, और वो ईएमएफ की वजह से एक करंट पैदा हो जाएगा। करंट किस में पैदा होगा? ये वाले में। इसी को हम लोग बोलते हैं, इसका प्रिंसिपल एसी जनरेटर का। लेकिन अब क्वेश्चन स्टूडेंट लोग पूछता है कि सर इसको घुमाएगा कौन? ये जो लगाए हैं इसको घुमाएगा कौन? तो इसमें ना ऐसे करके एक एक्सेल लगा होता है। एक्सेल माने एक हैंडल होता है जो कि घूमता है। हम लोग उसको ऑटोमेटेड कर देते हैं। कैसे करते हैं? तुम शादी वाला जनरेटर देखियो, घट 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 काम करता है, तो उसमें हम लोग ये डालते हैं डीजल, और डीजल डालते हैं तो डीजल कौन सा एनर्जी हुआ? केमिकल एनर्जी। और वो डीजल क्या करता है? इसको रोटेट करवाता है आर्मेचर को, और ये आर्मेचर को घूमने से यहाँ पर आर्मेचर में क्या पैदा हो जाता है? करंट। पूरा इसका मतलब लाइव एक एग्जाम्पल भी है। हम एक जगह बैठे हुए थे शादी में, बाहर लगा हुआ था जनरेटर, तो कुछ काम नहीं था, मच्छर मार रहे थे, तो वहाँ पर जनरेटर था सही में सामने में, एक मिस्त्री मतलब कि था मेरे साथ। तो उनसे हम पूछे कि देख काम कैसे करता है ये, मतलब मिस्त्री बोल रहे हैं यार, मतलब कि उनको बहुत नॉलेज था उसके बारे में, तो मिस्त्री बोल दे रहे हैं उसको, नॉलेज था उनको बहुत बारे में उसके बारे में। तो उनसे पूछे तो पूरा बताएं कि देखो वहाँ पर वायर लगा हुआ घूमता है ऐसे करके, और उसका घूमने की वजह से क्या होता है कि वहाँ से मतलब जो आर्मेचर है उसमें घूमता है आर्मेचर, और उसकी वजह से यहाँ से वायर लगा हुआ है तो वहाँ से करंट जाता है। और वो डीजल डालने का भी है उसके ऊपर में, तुम देखिए भी ग्रीन कलर का भारी भरकम जनरेटर, वही है ये एसी जनरेटर, और कुछ नया अलग चीज़ नहीं है। और उसके अंदर में सारा सेटअप होता है और घट 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 आवाज़ करता है। तो घट 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 आवाज़ करने का रीज़न वही है कि ये आर्मेचर कॉइल उसका रोटेट करता है, वही घट 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 आवाज़ करता है, समझी? तो ये तुम्हारा जो एसी जनरेटर है इसका लाइव एग्जांपल है बाबू। और मिस्त्री बोल दे रहे थे हम जो वो मिस्त्री नहीं थे बाबू, उनको नॉलेज था बहुत ज़्यादा एसी जनरेटर के बारे में, ऐसा थोड़ी है, ठीक है मतलब किसी को नॉलेज है, कोई इंस्ट्रूमेंट करे तो मिस्त्री हो गया वो चलो ठीक है। तो हम इसको अभी तुम लोग को थ्योरेटिकली लिखवाते हैं ना, ये लिखने का जरूरत नहीं था, समझने के लिए था ये, ठीक है। तो ये यहाँ पर अभी हम लोग लिखेंगे उस बारे में, और इसको और बढ़िया बनाएंगे अभी। अच्छा, इधर क्या हम बना रहे थे ऐसे करके? एक्सेल उसको बोलते हैं जो कि ऐसे फिक्स होता है, जिसके अबाउट ये रोटेट करता है। अच्छा, ये बताओ कि अभी इसका जो एक्सिस है, ये वाला जो आर्मेचर है, इसका एक्सिस जो है इस मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है या परपेंडिकुलर है? जैसे देखो ये इसका एक्सिस है, तो ये अभी इस मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है या परपेंडिकुलर है? परपेंडिकुलर, क्योंकि इसका एक्सिस इस मैग्नेटिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। लेकिन अगर तुमसे हम पूछेंगे कि इसका जो प्लेन है, छोड़ो वो सब, अगर नहीं दिमाग में जा रहा है, हाँ बोलो क्या? किसमें? ऑब्वियसली यार, ये मैग्नेटिक फोर्स इस पे ऐसे ऐसे लग रहा है, नीचे नीचे लग रहा है, तब नहीं ऐसे घूम रहा है, वो बताएंगे अभी हम। क्या? हाँ, तो तुम वैसे भी समझ सकती हो, चाहे तो वैसे समझ लो, दोनों तरीका है समझने का, ठीक है। तुम चाहे वैसे समझ लो, तुम चाहे वैसे समझ लो कि ये घूम रहा है क्योंकि इस पे ऐसे और एक नीचे मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, तब ये घूम रहा है। लेकिन देखो, मैग्नेटिक फोर्स उसी पे लगता है जिसमें करंट पहले से ही फ्लो करता है, तो इसमें पहले से ही करंट थोड़ी फ्लो कर रहा है, तो इसलिए इसमें मैग्नेटिक फोर्स पहले से ही नहीं लगेगा। जब इसमें करंट इंड्यूस हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, उसके बाद इसमें मैग्नेटिक फोर्स लगना शुरू होगा। क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? I/BL sin थीटा, ये भी याद नहीं होगा। तो इसका ये जो करंट है, अभी तो जीरो है ना इसमें करंट, तो इसमें करंट जीरो है, तो इसका मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा?
जीरो होगा। तो इसमें मैग्नेटिक फोर्स पहले से नहीं लगता है, जब करंट इसमें डेवलप हो जाता है तब सही में लगता है मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, चलो समझ गई है। चलो तो हम लोग अभी आगे डिस्कशन करते हैं। और फिर मैग्नेटिक फोर्स तुम लोग को निकालने बताए थे हम चैप्टर नंबर 4 में, तो उसका यूज़ करके ही हम तुमको बताएंगे कि इस पर फोर्स कैसे मतलब इसमें करंट का डायरेक्शन कैसा होगा। अरे यार इसमें करंट पैदा हो रहा है ना, तो उसका डायरेक्शन बताना है ना, करंट का किधर जा रहा है नहीं जा रहा है। तो उसके लिए हम लोग वही यूज़ करेंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ताकि इसमें करंट किस तरीके से डेवलप हुआ है उसके बारे में बताएंगे। तो करंट इसमें इंड्यूस हुआ है कि जनरेट हुआ है? इंड्यूस हुआ, जनरेट थोड़ी हुआ है। तुम उसमें डीजल डालोगी, स्टूडेंट लोग देखो किताब में ये सब नहीं लिखा रहता है कि डीजल डाला तब काम किया, वो सब नहीं लिखा रहता है, लेकिन लॉजिक तो वही है ना। तुम क्या एक्सल को अपने हाथ से घुमाओगी? हाथ से तो नहीं है घुमाओगी। तो डीजल डालते हैं उसमें, डीजल डालने के बाद फिर वो केमिकल एनर्जी बर्न करता है, और वो किस में कन्वर्ट होता है? मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में नहीं, मैकेनिकल। मैकेनिकल माने इसको घुमाता है, मैकेनिकल माने जो एनर्जी इसको घुमा दे, और वो मैकेनिकल इसको घूमने की वजह से इसमें क्या पैदा हो जाता है? इलेक्ट्रिक करंट। समझ गई? तो वो डीजल कहाँ गया? डीजल कहाँ गया? तो डीजल चल गया इसको घुमाने में, और ये घुमा घुमा तो उससे क्या हो गया? वर्क डन तो बहुत सारा हुआ घूमने की वजह से। तो वो वर्क डन मतलब वो एनर्जी कहाँ गया? तो वो एनर्जी किस में चल गया बताओ? इलेक्ट्रिकल में। इलेक्ट्रिसिटी पैदा हुआ, वो करंट हम यूज़ कर लिए। ठीक है, और कौन सा करंट डेवलप होगा? एसी। एसी क्यों डेवलप होता है? क्योंकि करंट इसमें अपना डायरेक्शन बार बार बदलेगा। क्यों बदलेगा वो बताया जाएगा, इसलिए इसका नाम ऑल्टरनेटर भी है। ठीक है, क्योंकि अपने इसमें डायरेक्ट करंट डायरेक्शन बार बार ऑल्टर हो रहा है। ठीक है, डीसी में नहीं जनरेट होगा। क्यों नहीं होगा? वो डीसी उसका अलग चीज़ है, वो दैट इज समथिंग डिफरेंट। डीसी मोटर इज समथिंग डिफरेंट, उसको यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, वो अलग ही चीज़ हुआ। उसको यहाँ घुसाएंगे तो पूरा खिच पिच हो जाएगा, खिचड़ी हो जाएगा। उसके बारे में छोटा सा 2 लाइन बता देंगे लास्ट में कि उसमें क्या डिफरेंस, इसमें क्या। चलो प्रिंसिपल देखो इसका, खिचड़ी हो जाएगा, बिरयानी नहीं खिचड़ी बन जाएगा अगर वो हम बताने लगे तो। प्रिंसिपल देखो इसका क्या है। प्रिंसिपल किसका? एसी का। अभी देखो प्रिंसिपल लिखेंगे चमक जाएगा तुमको। व्हेन हम चाहे तो डायरेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लिख देते, लेकिन एग्जाम में वैसे लिखोगी ना तो देगा 0 नंबर। ठीक है, व्हेन अ कॉइल लिखो इज प्लेस्ड इन, व्हेन अ कॉइल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म, व्हेन अ कॉइल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तुम लोग को पहली बार पूरा बोर्ड में लिख के पढ़ा रहे नहीं, placed in uniform magnetic field, then due to change in, अच्छा चेंज जो हो रहा है, चेंज क्या चीज़ में हो रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स में। किसका मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है? ये फील्ड का कि या फिर कॉइल का? कॉइल का ना यार, फील्ड को क्या मतलब। ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। देखो एक गजब बात लिख रहे हैं, लिंक्ड विद द कॉइल। लिंक्ड समझ लिए, क्योंकि कॉइल वाला चेंज हो रहना चाहिए ना, तब ना कॉइल में करंट पैदा होगा। कॉइल किसको कह रहे हैं हम? ये वाले को, PQRS को, है ना। यहाँ पर लिख भी देते हैं लिंक्ड विथ कॉइल, लिंक्ड विथ कॉइल PQRS। ये कॉइल किसका बना होता है वो सब बताएंगे अभी बाद में। ठीक है, ये कॉइल क्या चीज़ का बना होता है वो सब बताएंगे। इसको हम लोग ऐसे बनाते हैं सॉफ्ट आयरन कोर का, मतलब सॉफ्ट आयरन कोर का इसको नहीं बनाते हैं। यहाँ पर ये तो वायर लगा हुआ है, इसमें जो डालते हैं ना यहाँ पर बीच में जो जगह खाली जगह देख रही हो उसमें घुसेड़ा हुआ रहता है सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर क्या करता है? ये जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन से छितराया हुआ है उसको पास बुला लेता है। तो सारे को पास बुला लेगा तो इसमें ज़्यादा करंट बन पाएगा। समझ रही हो ना? तो इसके बीच में जो खाली जगह देख रही हो इसमें क्या घुसेड़ा हुआ रहता है? सॉफ्ट आयरन कोर। ये वाला था भी मेरे पास, पता नहीं कहाँ गया। अच्छा ये रहा, ये देखो मिल गया। देखो ये तुम्हारा आर्मेचर कॉइल है ना, देखो इसी तरीके से रहता है। ये तुम्हारा कॉइल, ये वाला देखो ये PQRS, और ये PQRS में क्या घुसड़ा हुआ है? सॉफ्ट आयरन कोर। और ये कॉइल ऐसे से घूमता है। सॉफ्ट आयरन कोर क्या करता है? जितना फील्ड इधर उधर भागा हुआ है उसको अपनी जगह पे ले आता है, जगह पे एक जगह कर देता है। ठीक है, when a coil is placed in a uniform magnetic field, then due to change in magnetic flux linked with the coil PQRS, induced current, an EMF is induced, है ना। पहले क्या लिखोगी? an induced EMF, and is induced EMF अंग्रेजी थोड़ा गड़बड़ा गया, an EMF is induced लिखना है। an EMF is induced, किस में इंड्यूस होगा बताओ? in the coil, coil में इंड्यूस होगा ना। and as a result of that, बाप रे बाप अंग्रेजी, as a result of that an induced current flows in the coil। कॉइल में कौन सा करंट फ्लो होने लगता है? इंड्यूस्ड करंट। ठीक है,
और यही इंड्यूस्ड करंट जो होता है अपना डायरेक्शन को बार बार बदलता है। तो वो मत लिखना, वो हम बता देंगे, ठीक है। मतलब उसमें तो लिखवा ही चुके हैं स्टार्टिंग में ही। तो ये इसका प्रिंसिपल हुआ, है ना। तो इस प्रिंसिपल को तुम शॉर्ट में क्या बोल सकती हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड से करंट पैदा होना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पैदा नहीं होना बाबू, इंड्यूस होना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंड्यूस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि तुम्हारा जो पेट्रोल वाला एनर्जी था, सॉरी डीजल वाला जो एनर्जी था यानी केमिकल एनर्जी, वो कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रिकल में। तो वो लोग सोच रहा है कि पैदा हो जा रहा है, पैदा थोड़ी हो रहा है, ठीक। चलो अब हम लोग नेक्स्ट, प्रिंसिपल हो गया ये। अब प्रिंसिपल के बाद नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। हाँ, ये डायग्राम बनाना है, तो इस डायग्राम को अभी और बड़ा करके बनाएंगे और इसी डायग्राम से ही सारा बात समझेंगे, ठीक है। चलो ये, हाँ ये डायग्राम बनाना है, ये बना लो डायग्राम, यही बनाओ। इसको अभी थोड़ा और हम बड़ा करके बनाएंगे और भी कुछ कुछ समझाना है। ये बना लो डायग्राम एक साइड में, फिर तुमको एग्जाम में जो भी कन्वीनियंट लगे अपने हिसाब से बना लेना। वो ये फाइनल डायग्राम नहीं है, ये तुम्हारे समझने के लिए है, ठीक है। अभी एक डायग्राम हम बनवाएंगे जो कि एग्जाम में बनाना है। ये तो समझाने के लिए प्रिंसिपल बनवाए डायग्राम, है। मेन डायग्राम अभी हम बनवाएंगे। अब हम लोग इसका वर्किंग के बारे में बात करेंगे कि ये काम कैसे करता है, ठीक है। उसके लिए उसका डायग्राम, वर्किंग नहीं, आई मीन ये कंस्ट्रक्शन है, तो कंस्ट्रक्शन के बाद इसका वर्किंग दिखना है। लेकिन कंस्ट्रक्शन और वर्किंग एक दूसरे से लिंक है, क्योंकि जब तक तुम इसका कंस्ट्रक्शन किस लिए करते हैं, ताकि इसको काम करवा पाएँ, ताकि इसको चला पाएँ, उसी के लिए किया जाता है ना। तो इसलिए कंस्ट्रक्शन के साथ साथ वर्किंग भी समझते चलना है। तो मेन टॉपिक में यही है इसका कंस्ट्रक्शन। चलो देखते हैं। तो यहाँ पर अभी तुमको हेडिंग लिखना है कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन। और ये कंस्ट्रक्शन में जो डायग्राम बनवा रहे हैं वही एग्जाम में तुमको बनाना है। देखो इसमें सेम वैसे ही हम लोग लेंगे इसका एक हॉर्सशू मैग्नेट्स 2 लेंगे, मतलब हॉर्सशू मैग्नेट्स 2 नहीं लेंगे, हॉर्सशू मैग्नेट एक ही रहेगा, ठीक है। उसी हॉर्सशू मैग्नेट का ये पार्ट्स लेंगे, ये एंड्स रहेगा उसी हॉर्सशू मैग्नेट का। और ये कहाँ तक गया होगा, ऐसे पीछे से लिंक हुआ होगा, है ना। और यहाँ पर दूसरा वाला हॉर्सशू मैग्नेट रहेगा। कुछ ऐसा ही, है ना। ये तुम्हारा रहेगा नॉर्थ वाला एंड और ये रहेगा साउथ वाला एंड, ठीक है। और यहाँ नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर जाएगा, साउथ की तरफ। तुम कहीं भी साउथ लिख सकती हो, लेकिन ये बात क्लियर होना चाहिए कि नॉर्थ से निकल के यहाँ साउथ में जा रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा और बढ़िया बनाते हैं हम लोग। रिया तुमको समझ में आ रहा है पूरा? अरे रिया समझदार है। तो यहाँ से निकलेगा मैग्नेटिक फील्ड और कहाँ जाएगा, इसमें। अब यहाँ पर तुम्हारा कॉइल, आर्मेचर कॉइल नॉर्थ से जा रहा है और यहाँ जा रहा है। इसको ऐसे क्यों बना रहे, समझ रही हो ना, ये ऐसे घूम रहा है। कॉइल का देखो जितना लेंथ इधर ही है उतना इधर ही है, लेकिन थोड़ा सा समझने के लिए 3D बनाने के लिए वैसे हम बता रहे हैं। मतलब ऐसा ही है कॉइल, तुमको इसलिए स्टार्टिंग में हम बनवा दिए, ठीक। और ये किधर जा रहा है, ये वायर है। इसको थोड़ा हम उठाए हैं, देखो थोड़ा उठाएं किस लिए, ताकि तुमको ये मालूम चल पाए कि इससे कुछ फील्ड लाइन्स पास कर रहा है। ये नहीं लगना चाहिए कि फील्ड लाइन पास नहीं कर रहा है, इससे फील्ड लाइन पास कर रहा है, उसको समझाने के लिए हम थोड़ा इसको उठा के बना रहे हैं। मतलब ये देखो कैसे है, समझ गई। ये ऐसे सीधा नहीं है, ये ऐसे है थीटा एंगल पे। 90 पे भी नहीं है, 90 पे तो मैक्सिमम हो जाएगा, और ऐसे कर देंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे हल्का उठा के बनाए, समझ गई। क्योंकि मतलब कि ये बता रहे कि उससे कुछ फील्ड लाइंस पास कर रहा है, कुछ नहीं भी कर रहा होगा। कुछ फील्ड लाइंस कहाँ से निकल जाएगा, ऊपर से। देखो ऐसे रखे हैं तो अभी कुछ नहीं भी पास कर रहा होगा, लेकिन ऐसे सीधा कर देंगे तो सारा पास करने लगेगा। अभी कुछ फील्ड लाइन इसके सर से निकल जा रहा होगा, देखो ऐसे करके। अब ये मत सोचना कि ये यहाँ से पास कर गया, ये तो निकल गया ऊपर से, ये सारा लेकिन पास कर रहा है, ठीक। तो सारा फील्ड लाइंस पास नहीं कर रहा है, ये अभी थीटा एंगल पे। अच्छा, इसका नाम हम लोग रखे थे PQRS। और ये रेक्टेंगुलर कॉइल होता है। कैसा होता है, रेक्टेंगल होता है। अच्छा देखो, ये अभी ऐसे गया और यहाँ पर यही जगह, यही सब समझना मेन इंपॉर्टेंट है। देखो ये यहाँ से गया और यहाँ पर हम लोग लगाएंगे। देखो अब इसको पहले ऐसे सिंपल बनाते हैं और यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं बल्ब। बल्ब क्यों ले रहे हैं, टेस्ट करने के लिए कि ये बल्ब जलेगा तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर कौन सा करंट होगा, AC करंट। और इसमें कुछ ऐसे भी बना दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा तुम ये समझो कि ये जो बल्ब होगा ये वही वाला बल्ब होगा जो हम लोग के घर में होता है। हम लोग घर में 220 वोल्ट का बल्ब होता है ना, AC पे ही तो जलता है घर में जो बल्ब होता है, तो ट्यूब बल्ब जो भी। तो यहाँ पर
यहाँ पर जो बल्ब होगा उसको कुछ रेजिस्टेंस भी होगा ना, तो इसलिए रेजिस्टेंस यही होगा। तो इस बल्ब को कहीं कहीं लोड भी लिखा रहता है। तो लोड कहने का मतलब कि कुछ ना कुछ तो यहाँ इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए ना जो करंट खाएगा। तो ये बल्ब लगा देंगे, बल्ब जला तो मतलब करंट फ्लो कर रहा है। लेकिन ये बल्ब जो होगा ये जले बुतेगा जले बुतेगा जले बुतेगा, क्योंकि इसमें कौन सा करंट फ्लो करेगा? एसी करंट फ्लो करेगा। ठीक है, क्या लगता है? हाँ वही सब तो, लेकिन ये एसी पे ही ये बल्ब जलेगा। अब सुनो ध्यान से, एक चीज़ देखना कि जो करंट यहाँ फ्लो करेगा ना, ऐसे जाएगा इधर जाएगा, ये करंट का डायरेक्शन बार बार नहीं पलटेगा। ये वाला जो करंट है इसका नहीं पलटेगा। इसको अच्छा, इस पार्ट को हम लोग, ये जो आर्मेचर वाला पार्ट है इसको हम लोग नाम देंगे एक्सटर्नल सर्किट, इधर वाले पार्ट को। और जो बल्ब जिधर लगा हुआ है वो तुम्हारा मेन कनेक्शन है, और ये कौन सा हो गया? एक्सटर्नल सर्किट। आगे समझना, हम फिर से रिपीट करते हैं कि जो एक्सटर्नल सर्किट है उसमें करंट का डायरेक्शन नहीं बदलेगा। अब एक इसमें प्रॉब्लम बताएंगे, वो चीज़ समझाएंगे, वो तुमको खुद फील हो जाएगा कि क्यों आखिर इस तरफ जो करंट का डायरेक्शन है वो नहीं बदल रहा है, इधर ही बदल रहा है। ये वाले में देखो बता रहे हैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात कि जब ये ऐसे घूमेगा, अब ये कंप्लीट नहीं हुआ डायग्राम, अभी रुक जाओ समझ लो पहले। जब ये ऐसे घूमेगा तो घूमने की वजह से इधर जो तार है वो घूमेगा उसके साथ साथ। हाँ, ये घूम रहा है ना आर्मेचर, तो जब ये आर्मेचर घूम रहा है तो ये तार भी घूमेगा, और तार घूमेगा तो सब उलझ नहीं जाएगा, और उलझ के पूरा ये बल्ब लपट उपट के फूट फाट के बराबर हो जाएगा। तो ये काम कहाँ से करेगा फिर बताओ? एक बार घुमा, दूसरे बार घुमा, पूरा टाइट हो गया ये और टूट फट के बराबर हो गया। इसीलिए अब सोचे इसका क्या उपाय है, कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। तो तुम गाड़ी में जो देखती हो चक्का, गाड़ी में जो चक्का लगा होता है उसको देखती हो कि चक्का कैसे घूमते हुए आगे बढ़ता है, और चक्का के साथ साथ उसका जो एक्सिस होता है वो भी साथ साथ घूमता है। तो वैसे ही कुछ यहाँ सेटिंग करना पड़ेगा कि ये जो आर्मेचर है वो घूमे, और उसके साथ साथ कुछ यहाँ ऐसे सेटअप कर दे कि वो भी उसके साथ साथ घूमे। और ये वाला घूमना चाहिए, इधर वाला नहीं, इधर वाला ब्रांच नहीं घूमना चाहिए, इधर वाला ब्रांच जैसा है वैसे ही रहना चाहिए। समझ में आया? तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे स्लिप रिंग, ऐसे गोल गोल रिंग रहेगा कुछ इस टाइप का। देखो यहाँ पर बताते हैं, देखो ये चूड़ी आज काम आ गया। देखो थोड़ा इसका कलर भी हम लोग दूसरा दूसरा लेते हैं। ये देखो ये वाला तुम्हारा एक स्लिप रिंग है ऐसे, और दूसरा स्लिप रिंग इसका थोड़ा इधर रहेगा। अच्छा एक और चीज़ समझना है तुमको, ये दोनों स्लिप रिंग जो है ना, दोनों स्लिप रिंग, एक स्लिप रिंग एक वायर से कनेक्टेड होगा और एक स्लिप रिंग दूसरा वायर से। दोनों स्लिप रिंग, ये मत सोचना कि दोनों ऐसे रहता है, किताब में देखोगे तो लगेगा दोनों कनेक्टेड है। एक स्लिप रिंग एक वायर से और दूसरा स्लिप रिंग दूसरे वायर से, दो वायर है ना यहाँ से जो आ जा रहा है। और क्या होगा कि जैसे ही ये घूमेगा, ये वाला कौन ऐसे, देखो स्लिप रिंग ऐसे रहेगा 3D। देखो ये डायग्राम ना तुम ऐसे समझना, और ये स्लिप रिंग्स ऐसे लगा रहेगा। ठीक है, किसके साथ? ये वायर के साथ। इस वाले वायर के साथ एक ऐसे सटा रहेगा, और इधर वाला वायर के साथ एक ऐसे। और जब ये ऐसे कॉइल घूमेगा तो ये स्लिप रिंग भी उसके साथ साथ घूमेगा, स्लिप रिंग भी उसके साथ साथ घूमेगा। और स्लिप रिंग साथ, अब स्लिप रिंग नाम क्यों है वो हम बताएंगे तुमको। ठीक है, जब ये साथ साथ से घूमेगा मतलब किधर घूमेगा बताओ? जिस तरफ ये आर्मेचर घूमेगा। अच्छा एक और चीज़ कि इसका ये एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। मान लो कि ये ऐसे घूम रहा होगा, देखो ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। मान लो यहाँ से ये ऐसे ओमेगा से घूम रहा होगा, एंगुलर स्पीड से ऐसे घूम रहा होगा। एंगुलर स्पीड होगा ना इसमें, क्योंकि वेलोसिटी नहीं, क्योंकि एंगुलर स्पीड से घूमेगा। तो इसके साथ साथ ये भी घूम रहा है, मतलब एक। अच्छा एक और बात, ये जो स्लिप रिंग्स है इसको हम प्लेस कहाँ किए हैं? तो इस आर्मेचर कॉइल का जो एक्सिस है उसी में प्लेस किए हैं कि नहीं बताओ? इस आर्मेचर कॉइल का ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसी का अबाउट ना ऐसे घूम रहा है ये, समझ रही हो कि नहीं? तो उसी का एक्सिस में इसको ऐसे प्लेस किए है ना। तुम ये इमेजिन कर रही हो, ये कुछ इस टाइप का डायग्राम है और ये ऐसे रखा हुआ है। ठीक, और ये कॉइल्स जब घूम रहा है तो ये भी घूम रहा है। क्या बोल रही? वायर से अटैच है। तो वायर से कब अटैच होगा? जब इसको ऐसे लगाएंगे तब। अभी बनाएंगे उसका डायग्राम तब और क्लियर होगा। ऐसे रखा रहेगा तो एक वायर से ये टच में रहेगा और ये दूसरा वायर से टच में रहेगा। तो इसको ऐसे से क्यों दिखा रहे हैं बार बार? ताकि तुम ये समझ पाओ कि एक स्लिप रिंग एक ही वायर से कनेक्टेड है। जैसे ये ब्लू वाला देखो, तो ये ब्लू वाला मान लो इस वायर से कनेक्टेड रहेगा और ये रेड वाला इस वायर से कनेक्टेड रहेगा। ठीक है, वो किताब में देखने लगता है साथ में कनेक्टेड है। अब ये स्लिप रिंग के साथ भी एक समस्या है कि ये घूम कैसे रहा है। आखिर तुम ये सोचो कि आखिर ये लग गया यहाँ पर, तो जब ये इसके साथ टच में आया तब भी तो, जब ये स्लिप रिंग घूमेगा तो भी तो वायर को लेके ये भी तो घूमने लगेगा। समझो हम क्या बता रहे हैं। देखो जैसे मान लो यहाँ पर एक हम स्लिप रिंग लगा दें, ठीक, और ये स्लिप रिंग ऐसे घूमे, तो ये स्लिप रिंग घूमा और मान लो इसके साथ साथ घूम गया, तो इधर वाला घूम रहा है। तो अभी भी तो ये वायर, ये स्लिप रिंग घूमेगा तो वायर घूमना ही घूमेगा ना उसके साथ। जब ये स्लिप रिंग घूमेगा और ये वाला घूमेगा तो इधर वाला वायर तो अभी भी घूमेगा ना, क्योंकि स्लिप रिंग लगाने से क्या हुआ, वो तो घूम रहा है, चलो उसके साथ बहुत बढ़िया। लेकिन इधर वाला तो सर्किट अभी भी घूमने लायक है ना। इसीलिए यहाँ पर हम लोग एक लगा देते हैं ब्रश इस टाइप का। और ये ब्रश क्या होता है ना, इसके जुड़ा हुआ नहीं रहता है, इसके टच में रहता है, इसको कॉन्टैक्ट में रहता है। किसके कॉन्टैक्ट में रहता है? स्लिप रिंग के। और होता क्या है, ब्रश कौन सा, ब्रश करने वाला ब्रश देखिए ना, वैसे ही कुछ मामला है यहाँ पर। ब्रश करने वाला वैसे ही कुछ ब्रश रहता है, इसलिए इसका नाम ब्रश पड़ा है। क्यों न ब्रश पड़ा वो सब हम बताएंगे। अभी पहले एक काम करो कि तुम ये डायग्राम बनाई हो, ये डायग्राम को यहाँ तक बनाओ सिर्फ, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या क्या पार्ट्स होता है वो हम ऐड करते हैं, फिर वो ब्रश, स्लिप रिंग, सारा बात और डिटेल में बताते हैं। थोड़ा थोड़ा अभी समझ में आएगा कि क्यों स्लिप रिंग लगाते हैं, ताकि वो घूमे तो उसके साथ साथ घूमे। ब्रशेज नया आ गया,
ब्रशेस क्या कर रहा है, स्लिप रिंग को जोड़े रख रहा है, स्लिप रिंग को जोड़े रख रहा है, जो कि गलत है। ब्रशेस स्लिप रिंग के टच में है और इस एक्सटर्नल सर्किट दोनों को कांटेक्ट बना रहा है। ब्रशेस का काम उसके ऐसा है, जैसे होता है ना कोई कोई तुम्हारा दोस्त कि अरे वो, जैसे तुम बोलती हो कि जाओ उसको जाके ये बात बोल दो, तो वो तुम्हारा जो मैसेज था उस तक पहुंचाया, फिर वो कुछ बोला तो वो तुम्हारे तक पहुंचाया, तो उसका बीच में कोई काम नहीं हो, टाइम पास कर रहा है, मेन मुद्दा तुम्हारा और उसका है जो भी है ना, समझ रही हो कि नहीं। तो वो बीच में वैसे ही ब्रशेस काम करता है, लेकिन बाबू ब्रशेस बहुत खतरनाक भी चीज़ है, ब्रशेस नहीं होता तो सर्किट ही बेकार हो जाता। कैसे बताएंगे, अभी तो सुनने में लग रहा बहुत मामूली काम है ब्रशेस का, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट काम है, अभी बताएंगे। नहीं वो वाला नहीं कि स्लिप रिंग के कॉन्टैक्ट में एक और भी चीज़ कर रहा है, यहाँ पर बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है ब्रश, अभी बताएंगे क्या रोल अदा कर रहा है। तुम यहाँ तक बनाओ इस डायग्राम को, फिर हम आगे इसमें फिट करते हैं स्लिप रिंग और ब्रशेस, तब समझाएंगे, ठीक है। लिखो इसको। तो यहाँ तक समझ गई हो, अभी आगे देखना तुम, ठीक है। अब हम ब्रशेज और स्लिप रिंग ये सब लगाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो एक जो ब्रश है, मतलब एक जो तुम्हारा ये है, क्या बोलते हैं उसको, स्लिप रिंग, वो एक ही वायर के कांटेक्ट में है, ठीक। तो पहले हम यहाँ क्या किए, एक स्लिप रिंग लगाएं। स्लिप रिंग किस लिए लगा रहे हैं, ताकि जब ये घूमेगा तो स्लिप रिंग उसके साथ साथ घूमेगा। तो ये एक स्लिप रिंग रखा हुआ है और यहाँ क्या लगा दिया, एक ब्रश, ठीक। और ये जो दूसरा स्लिप रिंग लगेगा वो इसके साथ लगेगा, ये वाले के साथ है ना, दूसरा जो वायर है उसके साथ लगेगा। तो यहाँ कहीं हम लोग लगा देंगे एक ब्रश, और उसके साथ साथ जब ये वाला वायर, ये वाला स्लिप रिंग किसके कांटेक्ट में है, इस वाले के कांटेक्ट में, और ये दूसरा वाला ऐसे रहेगा, ठीक। मतलब ब्रशेस नहीं दिख रहा है यहाँ पर साफ साफ, थोड़ा और हम बड़ा बनाते हैं इसको, तब समझ में आएगा, ठीक है। देखो किसको, ब्रश जो होता है ना, देखो यहाँ पर बताते हैं, ब्रश जो होता है, जैसे ये तुम्हारा ब्रश हुआ और ये एक और ब्रश, ठीक, और यहाँ पर रहेगा स्लिप रिंग। स्लिप रिंग जो होगा ना, ये कनेक्टेड रहेगा किससे, ये स्लिप रिंग ब्रशेस से कनेक्टेड रहेगा। ब्रशेस क्या करता है वो छोटा सा हम बता रहे तुमको, देखो जैसे ये तुम्हारा स्लिप रिंग, ठीक, और ये ब्रश है ना, ये स्लिप रिंग मान लो ऐसे घूम रहा है तो ब्रश उसको बार बार टच करता है बस, जैसे ये स्लिप रिंग घूम रहा है तो ब्रश उसको ऐसे ऐसे टच करते रहेगा बस, इसीलिए नाम है इसका स्लिप रिंग्स, क्योंकि ये ब्रश के ऊपर स्लिप करते रहेगा बस। जैसे ये ब्रश है ना, तो उसको ऐसे ऐसे स्लिप, ये जो ब्रशेज है उसको पकड़े नहीं रहेगा, पकड़ेगा तो घूमेगा कैसे स्लिप रिंग, ब्रशेज बस उसको बार बार टच करते रहेगा, टच करते रहेगा, टच करते रहेगा, और ये घूमते रहेगा, इसलिए इसका नाम है स्लिप रिंग, क्योंकि ये ब्रश के ऊपर स्लिप करते रहता है, समझी। तो अच्छा, ये जो ब्रशेज रहता है ना, ये वाला ब्रश नहीं, यहाँ जो लगाते हैं हम लोग, वो जो ब्रशेज रहता है वो मेटालिक होता है, क्योंकि अगर ये ब्रश मेटालिक होगा तब ना इसको थ्रू करंट फ्लो करेगा। और ये जो होता है स्लिप रिंग, ये भी मेटालिक होता है, लेकिन करंट जो होता है, अगर जब यहाँ से करंट आएगा तो ब्रश से होते हुए जाएगा, क्योंकि करंट जो होता है वो शॉर्टेस्ट पाथ लेता है, तो इसलिए वो ब्रशेज से होते हुए और तब सर्किट में जाता है। तो ये जो ब्रशेज यहाँ पर लगाए हैं उसका काम क्या है, ये स्लिप रिंग और इधर जो वायर लगा हुआ है जिससे बल्ब जलेगा उसके बीच में कॉन्टैक्ट बनाना। और ये इसका स्लिप रिंग नाम क्यों है वो फील हुआ, क्योंकि स्लिप रिंग जो होता है वो ब्रश के ऊपर स्लिप करते रहता है, ऐसे टच होते रहता है, टच होता है, घूमते घूमते टच करता है, तो उससे सारा मामला ठीक हो जाता है, करंट भी फ्लो कर जाता है, और ये स्लिप रिंग घूमता भी है बढ़िया, और ये स्लिप रिंग जब घूमता है तो इधर वाला लोग भी नहीं घूमता है। समझ में आया पक्का कि नहीं आया, ठीक। तो ये स्लिप रिंग बहुत लोग को नहीं आता था समझ में, तो अभी हम बनाते हैं स्लिप रिंग। क्या, तो यहाँ देखना अभी आगे ध्यान से, ठीक है। इसको कंप्लीट करते हैं हम लोग। यहाँ पर ऐसे लगा रहेगा और ये इस तरीके से कांटेक्ट में रहेगा, और यहाँ पर एक और ब्रशेस रहेगा, और यहाँ जो स्लिप रिंग रहेगा ना वो इससे कांटेक्ट में रहेगा, ये वाले से। अब तुम ये मत समझ लेना कि ये वाला जो स्लिप रिंग है, देखो ये स्लिप रिंग इस वायर से कांटेक्ट में है, तो इस स्लिप रिंग का काम क्या है, इस वायर से कांटेक्ट बनाना। तुम बोलोगे सर ये तो इधर भी चल जा रहा है, तो ये वाला स्लिप रिंग इधर जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि इसके टच में, डायग्राम वैसा दिख रहा है। एक्चुअली में ये डायग्राम कैसा है, 3D है, देखो ये वाला इधर है और वो आगे में। चलो पूरा कंप्लीट करते हैं तब क्लियर होगा। देखो, और यहाँ क्या लगा रहेगा, बल्ब रहेगा, और ये बल्ब जलेगा, लोड है इसको बोलते हैं। सुनो फिर से दोबारा रिपीट करते हैं, ये स्लिप रिंग ऐसे, और ये स्लिप रिंग किसके कांटेक्ट में है, ये वाले वायर के, देखो दिख रहा है ना, ये वाला वायर उससे कनेक्टेड रहेगा। और ये वाला स्लिप रिंग किसके कांटेक्ट में है, इधर जो ये बाजू वाला, इधर वाला वायर जो ये वाला भी जिसको हम अभी ये कर रहे हैं प्लग, इसके कांटेक्ट में। तो सर ऐसे क्यों बना रहे हैं आप, क्योंकि किताब में वैसे ही डायग्राम बनाता है कि लगता है कि ये स्लिप रिंग इसके कांटेक्ट में और दोनों स्लिप रिंग दोनों वायर से कनेक्टेड, लेकिन वैसा नहीं होता। ये स्लिप रिंग बस इस वायर को संभाल रहा है और ये स्लिप रिंग उसको, समझ में आया। और ये ब्रशेस का क्या काम है, ब्रशेस का काम है स्लिप रिंग और ये जो इधर वाला जो एक्स्ट्रा ये है तुम्हारा लोड, उसके बीच में कांटेक्ट बनाए रखना। अगर ये ब्रशेस नहीं होता तब तो पूरा मामला ही गड़बड़ हो जाता। ब्रशेस नहीं होता तो ये स्लिप रिंग घूमता तो फिर ये भी घूमने लगता, गड़बड़ा जाता मामला। अच्छा, ये पूरा सेटअप ये सब लगाना मजबूरी है कि शौक है,
मजबूरी है, नहीं तो फिर हमको क्या, मेरा काम तो बनिए रहा था ना, इसको घुमाना है ना बस, लेकिन घूमने के वजह से इधर वायर वायर सब मुड़ के काम खराब हो जा रहा था। समझ में आया पक्का? ठीक, तो इसके बारे में अभी हम लिखेंगे। अच्छा, इस स्लिप रिंग को थोड़ा नामकरण कर देते हैं। ये स्लिप रिंग को हम लोग नाम देते हैं S1। अच्छा, एक चीज़ और तुम लोग जो पूछ रही थी कि सर ये वायर क्या चीज़ से बना होता है, तो ये जो वायर होता है ये इंसुलेटेड कॉपर वायर होता है, जिसमें एक टन नहीं होता है बाबू, यहाँ पर बहुत सारा टन होता है, ढेर सारा वायर लपटा होता है। जितना ज़्यादा वायर यहाँ लपेटोगी उतना बढ़िया यहाँ करंट होगा, मतलब उतना बढ़िया करंट नहीं, उतना हैवी तुम यहाँ से करंट फ्लो करवा सकती हो। और इसके बीच में क्या होता है, इंसुलेटेड ये सॉफ्ट आयरन कोर, इसके बीच में ये जो वायर होता है। अच्छा, एक और चीज़ सुनो, जैसे ये तुम देख रही हो, ये ऐसे ही सेटअप होता है ना, ये तुम्हारा आर्मेचर कॉइल, और ये जो आर्मेचर है ये इस सिलेंडर के ऊपर क्या किया हुआ है, लपेटा हुआ है। तो हम लोग थ्योरी में वही लिखेंगे कि ये जो तुमको दिख रहा है वायर, ये किसके ऊपर लपेटा हुआ है, सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर। सॉफ्ट आयरन कोर ही क्यों लेते हैं, ताकि वो सारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन अपने तरफ कर ले। क्लियर है सारा बात? ठीक, तो इसको हम लोग S1 ले लिए स्लिप रिंग को, इसको S2, ये ब्रशेस को B1 ले लिए और ये ब्रशेस को B2। चलो इसके बारे में लिखते हैं अब हम लोग थ्योरी में। ठीक है, पहले हम लोग बात करेंगे। अच्छा, ये कौन सा साउथ पोल था, तो और ये तुमको दिख रहा होगा, ये इस टाइप से हॉर्सशू मैग्नेट है। तो पहले अब हम लोग कंस्ट्रक्शन में पहला पॉइंट लिखेंगे, फील्ड मैग्नेट। फील्ड मैग्नेट, फील्ड मैग्नेट किसको हम लोग बोल रहे हैं, फील्ड मैग्नेट बोल रहे हैं हम लोग, बोलो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। फील्ड मैग्नेट हम लोग बोल रहे हैं ये दोनों को, ठीक, जो कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है। और ये कैसा मैग्नेट है, हॉर्सशू मैग्नेट। तो स्ट्रॉन्ग हॉर्सशू, और ये कैसा मैग्नेट है, परमानेंट। परमानेंट क्योंकि टेम्पररी मैग्नेट नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट। टेम्पररी होगा तब तो मैग्नेटिज्म खो देगा। स्ट्रॉन्ग हॉर्सशू परमानेंट मैग्नेट्स आर with uniform magnetic field passes through armature PQRS के थ्रू पास करता है। आगे बताते हैं। अच्छा, ये डायग्राम में हम तभी से तुमको बार बार बता दिए, ये बात क्लियर है ना तुम लोग को, तभी से बार बार बता दिए कि ये दोनों ऐसे है। ये पता चल गया ना तुमको, यहाँ बन भी नहीं पा रहा बोर्ड में, ये ऐसे है और ये वाला ऐसे है। 3D डायग्राम है ये, ठीक। ये आगे में है और ये थोड़ा सा पीछे में है, और ये वाला किससे कनेक्टेड है, इससे, और ये वाला किससे कनेक्टेड है, इधर वाले वायर से। क्लियर है? वो तभी से वही बात रिपीट कर रहे हैं ताकि तुमको ये क्लियर हो कि स्लिप रिंग्स एक वायर से कनेक्टेड है, सिंगल। तो यहाँ पर दूसरा, अगर मान लो कि हम लोग, अच्छा पता है तुमको, जब तुम डीसी मोटर पढ़ती हो तो यहाँ पर बड़ा सा एक स्प्लिट रिंग लगाती हो। स्प्लिट रिंग इन दोनों को 2 ठो नहीं लगाती हो, 1 ठो लगाओगी, समझी? तो यहाँ 2 ठो का क्यों जरूरत पड़ा, क्योंकि इसके लिए अलग चाहिए घूमने के लिए और इसका अलग घूमने के लिए चाहिए, समझी? इसलिए 2 लगाए। फिर यहाँ पर लिखते हैं हम लोग स्लिप रिंग्स। अरे क्योंकि देखो, ये जो घुमाव हो रहा है ये तो दोनों तरफ का हो रहा है ना, ये भी वायर, इधर वाला वायर नीचे जा रहा है, उधर वाला ऊपर जा रहा है, तो दोनों घूम रहा है एक साथ, ठीक है। अब तुम अगर, हाँ, तब करंट का फ्लो बढ़िया से नहीं हो पाता, करंट का फ्लो ठीक नहीं हो पाता, इसलिए हम लोग 2 स्लिप रिंग लेते हैं, एक इसके साथ और एक इसके साथ, ठीक है। और कनेक्शन, अब देखो उसके स्लिप रिंग क्यों 2 लेते हैं, इसके बारे तो कहीं डिस्कस नहीं किया डिटेल में। करंट का फ्लो बढ़िया से नहीं हो पाता, कहने का मतलब कि देखो यहाँ पर अगर तुम स्लिप रिंग लगा दोगी एक ही, तो होगा क्या कि इधर वाला भी वायर, इधर भी वाला वायर, तो करंट का फ्लो कैसे फिर समझ में आएगा, ठीक है। वो चीज़ तुमको डीसी मोटर में बताया जाता है कि स्प्लिट रिंग लगाओगी तो क्या होता है, स्लिप रिंग, तो उससे समझ में आएगा वो, ठीक। लेकिन यहाँ डिस्कस करके अभी फायदा नहीं है। स्लिप रिंग एक इसके साथ घूम रहा है और इसके साथ घूम रहा है। अच्छा ये बताओ कि जब ये वाला घूम रहा है ऐसे करके, जब ये ऐसे घूम रहा है तो ये वाला स्लिप रिंग किस तरफ जाएगा, ये वाला, जैसे मान लो ये आर्मेचर ऐसे घूम रहा है, ये आर्मेचर ऐसे घूम रहा है, तो ये स्लिप रिंग भी ऐसे घूमेगा, और ये आर्मेचर ऐसे घूम रहा है तो ये स्लिप रिंग भी ऐसे ही घूमेगा। मतलब दोनों स्लिप रिंग्स आर्मेचर कॉइल के साथ साथ घूमता है, ठीक है। हाँ, वो बात हम तुमको अभी नहीं बताएं कि क्यों 2 स्लिप रिंग लेते हैं, है ना, उसके बारे नहीं यहाँ एक्सप्लेन किया है कोई भी बुक में, इसलिए हम उसके बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो स्लिप रिंग क्या करता है, इट रोटेट्स along with the आर्मेचर कॉइल, अब कोई कहता है कि सर आप इसमें ये नहीं लिखवाइएगा कि स्लिप रिंग नहीं होता तो पूरा सर्किट भी मुड़ जाता, वो सब नहीं लिखना है, ठीक है, तो समझने के लिए था। इट रोटेट्स अलॉन्ग विद द आर्मेचर कॉइल, PQRS S1 एंड S2 दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। अलॉन्ग विद द आर्मेचर कॉइल PQRS एंड these are made of brass। ब्रास जानती हो ना, कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का,
तो उसी का बना होता है ये, है ना, ब्रास का बना होता है स्लिप रिंग। चलो तीसरा देखो, तीसरा पॉइंट और कुछ है यहाँ पर, ब्रशेस सबसे इंपॉर्टेंट। ब्रशेस जो होता है ये क्या करता है, काम क्या है इसका, फंक्शन लिख रहे हैं, कंस्ट्रक्शन में इसका फंक्शन लिख रहे हैं। इसका काम ये है कि स्लिप रिंग और एक्सटर्नल लोड, ये लोड और स्लिप रिंग के बीच में कांटेक्ट बनाए रखना और उसको बार बार टच करते रहना स्लिप रिंग को। तो वही चीज़ लिखेंगे, ब्रशेस B1 एंड B2 मेंटेन कॉन्टैक्ट, मेंटेन कॉन्टैक्ट बिटवीन, किसके बीच में कॉन्टैक्ट बना रहा है, ब्रशेस, स्लिप रिंग्स एंड एक्सटर्नल सर्किट, स्लिप रिंग और एक्सटर्नल सर्किट के बीच में कॉन्टैक्ट बना रहा है। अब लास्ट पॉइंट बच गया, लास्ट पॉइंट बचा और कौन सा है इसमें, आर्मेचर कॉइल। आर्मेचर बच गया। आर्मेचर जो सबसे इंपॉर्टेंट PQRS, आर्मेचर या फिर उसको कॉइल भी बोलते हैं, ये जो PQRS कॉइल है ये क्या चीज़ का बना होता है, हाँ आर्मेचर PQRS, इट इज मेड अप ऑफ many tons of insulated copper wire wound over, मतलब ढेर सारा यहाँ पर कॉपर वायर है और इसके बीच में क्या है, सॉफ्ट आयरन कोर जिस पे वो वुंडेड है, वुंड ओवर सॉफ्ट आयरन कोर, बस। और इसमें यहाँ पर क्या लगा होता है, एक्सेल, है ना, ये एक्सेल होता है। एक्सेल क्या होता है, इसको पकड़ के हम लोग इसको ऐसे घुमा सकते हैं, लेकिन वो तुमको बता दिए कि एक्सेल से नहीं घुमाते हैं, ऑटोमेटिक हम लोग उसमें सेटिंग करते हैं कि पेट्रोल डाल के वो घूमने लगे। चलो अब ये कंस्ट्रक्शन हुआ, अब इसका हम लोग वर्किंग लिखेंगे। वर्किंग में वही बात बस मेंशन करना है कि जो करंट यहाँ से फ्लो करता है वो करंट ऐसे जाता है और ये ऊपर जा रहा है ना ऐसे करके। अच्छा चलो ये तुम लोग समझ गई, चलो उस बारे में बताते हैं करंट कैसे फ्लो, ये पूरा हो गया, ठीक है। अब करंट के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट है इसका वर्किंग। आर्मेचर का तो लिखवा दिए, वर्किंग आर्मेचर का तो हो गया। वर्किंग देखो समझाते हैं पहले फिर लिखवाएंगे। देखो वर्किंग बहुत सिंपल है, उसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है। देखो बता रहे हैं, जैसे मान लो कि यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, देखो यहाँ से करंट फ्लो किया और कौन सा करंट होगा, ये ऑल्टरनेटिंग करंट तुम लोग को दिख रहा है, आई ऐसे गया और इधर गया। तो अभी तुम देखना कि ये वाला करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, और ये देखो ये ऐसे नहीं समझना कॉइल को ना, ये कॉइल ऐसे है, ये इस तरीके से है ना, ठीक है। तो ये करंट ऐसे जा रहा है, माने कि हम लोग मिडिल फिंगर रखते हैं करंट के दिशा में, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल याद है ना, मिडिल फिंगर करंट की दिशा में और फर्स्ट फिंगर रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में, ठीक। तो तुम्हारा अंगूठा ऊपर, माने कि हम उल्टा बना दिए। देखो उल्टा कैसे बना दिए, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे और करंट इधर आना चाहिए मेरे तुम्हारे तरफ, तब ना ये कॉइल पे फोर्स ऊपर लग रहा है, तब ये ऐसे घूम रहा है, समझी। देखो ऐसे घुमवाया है ना इसको, तो इसको उल्टा बनाना होगा। उल्टा कैसे बने, उल्टा कैसे, मतलब कि करंट किधर होगा, इधर होगा, हाँ ये होगा करंट का डायरेक्शन, तो ऐसे चलेगा। और इधर कैसे आएगा करंट, ये करंट ऐसे और यहाँ पर ऐसे। तो अब तुम देखना, ध्यान से देखना, ये वाला ये क्या बनाया हम, करंट का डायरेक्शन। अब तुम ठीक से देखना, हम लोग रखते फिर से हम बोल देते हैं मिडिल फिंगर रखते हैं करंट की दिशा में, तो करंट ऐसे आ रहा है ना, तो ऐसे रख दिए करंट, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में। ये किसका डायरेक्शन है, ये वाला, ये किसका डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड का। मार्कर कहाँ गया, हाँ ये वाला किसका डायरेक्शन है, ये वाला किसका डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड का। कौन सा वाला, अच्छा ये वाला, सॉरी, ये किसका डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड का। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे, तो तुम फर्स्ट फिंगर रखो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में, करंट ऐसे आ रहा है, तो मिडिल फिंगर ऐसे, तो अंगूठा कहाँ जा रहा है, देखो तो ऊपर, तो अंगूठा किसका डायरेक्शन बताता है, मैग्नेटिक फोर्स का। तो यानी कि इस पे अभी फोर्स कैसे लग रहा होगा, ऊपर। अच्छा अब ये वाला एंड पे देखो, तो ये वाला एंड पे क्या हो रहा है, करंट ऐसे है, मतलब उधर, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लग रहा होगा, नीचे। माने ये वाला एंड कहाँ आ रहा होगा, ये वाला एंड कहाँ आ रहा होगा, नीचे आ रहा होगा। तो इस पर मैग्नेटिक फोर्स नीचे और इस पे ऊपर, तो ये ऐसे घूमेगा ना कॉइल, समझ में आया। तो जब ये कॉइल ऐसे घूमेगा तो मतलब ये तुम समझ सकती हो कि PS ऊपर जा रहा है। अच्छा ये बताओ, PS है ना, PS ऐसे ऊपर जा रहा है, और ये RS कहाँ जा रहा है, RQ कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है। अब तुम देखो जब ये PS ऐसे घूम रहा है, चलो हम यहाँ पर दिखाते हैं तुमको घुमाते हुए। अच्छा उधर है, देखो जब इसको घुमाते हैं ऐसे करके,
देखो ये जब ऐसे करके घूमता है, ये अभी ऐसे है ना, ये भी है, तो ये जब ऐसे जा रहा है तो ये वाला कहाँ जा रहा है, ये वाला नीचे जा रहा है। जैसे ही ये यहाँ पहुँचेगा, देखना एक चीज़ यहाँ पर, करंट अभी कैसे फ्लो कर रहा है, एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक फ्लो कर रहा है ना। तो अभी देखो करंट एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक 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 जीरो। फिर यहाँ से एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक। फिर जब ऐसे होने लगेगा तो क्लॉक 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 क्लॉक। ये समझ में आया? फिर से रिपीट करते हैं। मतलब जब ये यहाँ रहता है, जब ये यहाँ रहता है तो इसमें करंट कैसे फ्लो करता है, अभी तो जीरो, एक भी नहीं करंट। जैसे ऐसे हुआ तो करंट इसमें इंड्यूस हुआ, करंट इंड्यूस हुआ, कैसे फ्लो करेगा ये, एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक, ऐसे रुक गया। फिर ये क्लॉक 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 होने लगता है। तो ये इसका नेचर होता है इसमें करंट का, एसी जनरेटर का। तो इसमें करंट का डायरेक्शन बार बार पलटता है। अब करंट का डायरेक्शन क्यों पलटता है बार बार, क्योंकि ये जो ब्रशेज होता है, कार्बन ब्रशेस, ये अपना पोलैरिटी बार बार चेंज करता है। ये कार्बन ब्रशेस अभी जैसे करंट कैसे फ्लो कर रहा है बाबू, देखो तो अभी ऐसे फ्लो कर रहा है करंट। तो ये जो कार्बन ब्रशेस का ये वाला ब्रश है, ये वाला, अच्छा ये ब्रश होता है ना, सॉरी, ये जो स्लिप रिंग है, ये जो ब्रश है ये प्लस होगा और ये वाला ब्रश क्या होगा, माइनस। फिर जैसे ही यहां से कॉइल यहां पहुंचेगा, तो जब कॉइल यहां से यहां पहुंचा तो एक रोटेशन हुआ या आधा रोटेशन हुआ, आधा रोटेशन, आधा रोटेशन हुआ। तो आधा रोटेशन में अभी ये ब्रश ये वाला कैसा है, माइनस 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 माइनस, फिर प्लस 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 प्लस। तो ये अपना पोलैरिटी को बदलता है। मतलब अब ये फिर थोड़ी देर में क्या हो जाएगा, प्लस, और ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस। मतलब जो ब्रशेस होता है वो अपना पोलैरिटी को आधा रोटेशन के बाद चेंज करता है। अब क्यों चेंज करता है ब्रशेस, वो तुमको नहीं जानना है, वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है कि क्यों आखिर जो ब्रशेस होता है अपना पोलैरिटी को हर आधा रोटेशन के बाद चेंज करता है। वो बहुत टेक्निकल चीज़ है, वो इंजीनियरिंग में पढ़ा, इंजीनियरिंग जो किताब होता है उसमें बताया जाता है इसी जनरेटर के बारे में कि आखिर ब्रशेस अपना पोलैरिटी बार बार क्यों बदल रहा है। तो उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। क्या बोल रही हो, क्योंकि ब्रशेस यहाँ पर बैटरी के जैसा बिहेव कर रहा है। तुमको थोड़ा देर पहले हम बताए थे कि ब्रशेस का बहुत बड़ा काम है। तुमको कहे थे ना कि ये तुम बस सोच रही हो कि ये कॉन्टैक्ट बना रहा है, लेकिन इसका बहुत बड़ा काम है। देखो बड़ा काम सामने आ गया, ब्रशेस यहाँ पर बैटरी का रोल अदा कर रहा है और यहाँ पर ये डायरेक्शन बार बार बदल रहा है, इसीलिए तो ये अल्टरनेटिंग करंट है। अगर ये अपना डायरेक्शन बार बार नहीं बदलता तो अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं इसको हम लोग, एसी जनरेटर नाम ही नहीं पड़ता है इसका। समझ में आया? अब ये क्यों बदलता है वो टेक्निकल चीज़ है, वो तुमको नहीं समझना है, ठीक है। एक्सेप्ट कर लो बस कि हाँ इसका डायरेक्शन बार बार बदलेगा, और डायरेक्शन बदलेगा तो यहाँ पर बैटरी का रोल कौन अदा करेगा, ब्रशेस। और कब बदलेगा, जब ये पीएस अभी यहाँ है, जब ये टॉप पे पहुँचेगा पीएस, तब ये करंट डायरेक्शन पलट जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तुमको याद करो हम लिखवाए भी थे ऑल्टरनेटर, इसके बारे। ऑल्टरनेटर क्यों होता है, क्योंकि उसमें करंट बार बार क्या होता है, ऑल्टर होता है, और एवरी हाफ रोटेशन के बाद ऑल्टर होता है। तो वर्किंग समझ में आया तुम लोग को, ठीक है। तो चलो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं एक बार। तो यहाँ पर जो बात तुमको लिखवाएं, अच्छा वो तुमको समझ में आया। क्लॉक यहाँ पर अभी ऐसे कैसे रहेगा, एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक, फिर क्लॉक 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 जीरो। ऐसा ही होता है ना, जीरो कैसे होता है, क्योंकि ये सीधा हो गया, सीधा हो गया तो एक भी फील्ड नहीं पास कर रहा, तो एक भी इंड्यूस करंट नहीं होगा। फिर जब ऐसे घूमेगा तो एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक, फिर क्लॉक 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 क्लॉक। तुम क्या सोच रही, पूरा घुमा देंगे, भिखारी आदमी। चलो यहाँ पर पहला पॉइंट क्या रहेगा कि एज दी कॉइल, जल्दी लिखना, रोटेट्स, as the coil rotates, as the coil rotates, the as the coil rotates, the PQ moves, the PQ coil किसको बोल रहे हैं, PQRS को ना। the PQ moves कहाँ जाता है, PQ अपवर्ड, अपवर्ड, ओ सॉरी PS, सॉरी ये PS ऊपर जा रहा है ना, सॉरी PS moves upward, एंड यहाँ पर ये RS कहाँ जा, RQ कहाँ जाएगा, RQ मूव्स डाउनवर्ड, RQ मूव्स डाउनवर्ड्स। आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन ऑफ PQRS, the direction of induced current, direction of induced current changes, the direction of induced, after every half rotation वाला मामला क्लियर है ना, ठीक है। direction of induced current changes and the polarity of brushes also changes, ठीक है। मतलब ब्रशेस जो है उसका पोलैरिटी बार बार बदलता है, तो उसी की वजह से सारा काम हो रहा है यहाँ पर ब्रशेस का पोलैरिटी बदलने की वजह से, ठीक है। तीसरा पॉइंट, सो एन अल्टरनेटिंग
current, alternating current that is of changeable direction flows in the circuit. सर्किट में कौन सा करंट फ्लो करता है? ऑल्टरनेटिंग करंट, जिसका डायरेक्शन बार बार चेंजेबल होता है, इसीलिए इसको हम लोग ऑल्टरनेटर बोलते हैं. सो इट इज कॉल्ड ऑल्टरनेटर. लिख सकती हो, हालांकि स्टार्टिंग में ही हम लिखवा दिए हैं ऑल्टरनेटर, है ना. सो इट इज ऑल्टरनेटर. ऑल्टरनेटर बोलते हैं जनरेटर का दूसरा नाम हम लोग. ठीक है, अब चलो इधर हम लोग इसका क्या करेंगे, ये निकालेंगे इसका फॉर्मूला. ठीक है, वर्किंग फार्मूला. तो ये डायग्राम पूरा समझ में आ गया सारा बात. तुम चाहो तो वो सब भी लिख सकती हो, उसमें कुछ भी गड़बड़ी नहीं है. कि जब वो तुम्हारा जब वो करंट जो है, जब मतलब जब PQ ये वाला जब PS जो है वो जब ऊपर जा रहा है तो करंट एंटी क्लॉक है. फिर जब PS नीचे जाएगा, तो करंट कैसा हो जाएगा? क्लॉक. और ब्रशेस का पोलैरिटी पलट जाएगा. तो तुम ये बात भी लिख सकती हो, वो भी ठीक रहेगा, है ना. तो अब देखना नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन नहीं, सॉरी, इसका वर्किंग फार्मूला. तो इसका फार्मूला देखना. फार्मूला में तुमको ये बताओ कि यहाँ पर लगातार फ्लक्स चेंज हो रहा है ना. ठीक है, लगातार फ्लक्स चेंज हो रहा है. तो फ्लक्स यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इसका, बताओ. टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स क्या लिखेंगे इसका? BA cos थीटा, और यहाँ N से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि वहाँ पर ढेर सारा वायर है ना, जो आर्मेचर बना है और ढेर सारा वायर से लपट के बना है. तो यहाँ पर ये N का मतलब क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ PQRS. वो जो PQRS कॉल है उसका नंबर ऑफ टर्न्स. cos थीटा क्या है? कितना एंगल वो घूम रहा है, घूमना ही मेन इंपॉर्टेंट है ना. हाँ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट घूम रहा है, थीटा है ना, तो थीटा कितना घूम रहा है उसी हिसाब से फ्लक्स डिसाइड होता है ना. जब वो सीधा रहता है तो थीटा कितना होता है? 90 डिग्री, क्योंकि एरिया वेक्टर ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो ये 0 हो जाता है, तो फ्लक्स 0 हो जाता है. याद आया कि नहीं आया? इसी थीटा को तुम लोग को ना हम क्लास में चिल्ला के बताए थे. यही थीटा को ω t लिखते हैं, क्योंकि थीटा का मतलब क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एंगुलर स्पीड इंटू टाइम, या फिर एंगुलर वेलोसिटी इंटू टाइम, या फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी इंटू टाइम. और तुमको ये समझाए भी थे कि एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम कब होता है? जब 2π एंगल बनता है तब. ठीक है, तो ये हुआ तुम्हारा, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1. कोई दिक्कत इसमें? अब इस फ्लक्स से हम लोग निकालेंगे EMF, और फिर उससे निकालेंगे कि आखिर उसमें करंट पैदा कितना हो रहा है, जनरेट कितना हो रहा है. किसमें बाबू? किसमें करंट कितना जनरेट हो रहा है? कॉइल में. उसमें करंट कितना है वही बताना चाहते हैं ना हम लोग. हम तुमको बता दिए कि इसमें बैटरी पैदा हो जाता है, करंट पैदा होता है. तो करंट कितना, बैटरी कितना वोल्टेज का, तो वही अभी बता रहे हैं कि कितना करंट उसमें पैदा होगा. किसमें? PQRS कॉइल में. समझ में आ रहा है कि क्यों कर रहे हैं ये वाला चीज़ हम लोग. ठीक, तो यहाँ से E बराबर हम लोग क्या लिखेंगे? -d∅/dt. और यहाँ पर कैसा फ्लक्स हम लोग ले रहे हैं? टोटल फ्लक्स. तो टोटल फ्लक्स अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ है ना, फाई कितना होगा बताओ? NBA cos थीटा. और ऐसे थीटा को क्या लिखेंगे? ω t. ठीक है, अब तुम ये बताना कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम लोग यूनिफॉर्म लिए थे ना, याद करो, लिखवाए थे तुम लोग को. और एरिया जो है वो कॉइल का है, ये जो कॉइल है उसका एरिया. तो इसका कॉइल का एरिया सुबह होते चौड़ा हो जाएगा क्या? ये नहीं. नंबर ऑफ टर्न्स मान लो इसमें 10 वायर हम लपेटे हैं, तो हम जब शादी के लिए जनरेटर को यूज़ करने लाएंगे तो 100 वायर हो जाएगा क्या? नहीं. तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, लेकिन ये ω t चेंज कर रहा है क्योंकि समय बार बार बदल रहा है. टाइम वेरिएबल है ना, तो इसलिए ये पूरा एंगल भी वेरिएबल हुआ. हाँ, एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन टाइम तो वेरिएबल है ना. और ये इसी के अंदर में एंगल है ना. ओमेगा इज कांस्टेंट बट द टाइम इज वेरिएबल. तो ओमेगा को कैसे बाहर निकाल दोगी? ट्रिग्नोमेट्री से एंगल डायरेक्ट कैसे बाहर निकलेगा? ठीक है, भिखारी आदमी है यार ये. NBA d cos ω/t/dt. टाइम क्योंकि वेरिएबल है इसलिए ओमेगा को नहीं निकाल रहे हैं. ओमेगा बाहर डायरेक्ट कैसे निकल जाएगा? सूखा नशा. cos थीटा का डिफरेंशिएट कितना होता है? cos थीटा का डिफरेंशिएट -sin थीटा. और जो एक्स्ट्रा कोएफिशिएंट होता है वो नीचे डिवाइड होता है, नहीं मल्टीप्लाई होता है. चेन रूल, डिफरेंशिएशन हो रहा है. डिफरेंशिएशन में जो एक्स्ट्रा टर्म होता है मल्टीप्लाई होता है. और देखो ये कांस्टेंट था इसलिए मल्टीप्लाई किए, समझी कि नहीं? तो अब देखो ये मल्टीप्लाई हो गया तो यहाँ से क्या आ गया? अच्छा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस. तो यहाँ से क्या आ जाएगा? NBA sin ω/t आएगा, बताओ. और ये क्या निकल गया? EMF. अब ये नंबर ऑफ टर्न्स BA ये सारा कांस्टेंट है ना. ओमेगा मतलब घूमने का स्पीड. वो जो आर्मेचर है वो अपना मूड के हिसाब से थोड़ी कभी तेज घूमेगा कभी धीरे धीरे घूमेगा, कांस्टेंट घूमता है ना वो. तो उसका ओमेगा क्या होता है? कांस्टेंट. तो यानी ओमेगा कांस्टेंट, ए भी कांस्टेंट. ए मतलब एरिया, किसका एरिया?
वो जो कॉइल लिए थे उसका एरिया। मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। तो अगर ये सारा कांस्टेंट है तो ये सारा कांस्टेंट को रिप्लेस करके हम क्या लिखेंगे, ई नॉट। इसके जगह पे क्या लिख लिए, ई नॉट साइन ओमेगा टी। देखो ये तुम कहीं पढ़ी हो क्या, ठीक है, ये फॉर्मूला जो तुम पढ़ रही थी एसी का वही आ गया घूम फिर के, ठीक। तो इसको मानेंगे हम लोग, इसको ये ईएमएफ का एक्सप्रेशन हो गया। अब ईएमएफ निकल गया तो करंट निकल जाएगा। अच्छा, इसके प्लेस पे ई नॉट क्यों माने हैं, क्योंकि ई नॉट क्या होता है, कांस्टेंट होता है ना, और ई नॉट का मतलब क्या होता था, पीक वोल्टेज, याद आया। इसलिए पूरा ईएमआई, पूरा ये एसी पढ़ाने के बाद तुमको ये बता रहे हैं। याद करो, तुमको बोलते थे कि पीक करंट हमेशा कांस्टेंट होता है, जैसे ये ग्राफ होता था ना, तो इसमें ये ग्राफ बनाते थे एसी का। तो यहाँ ई नॉट और ये भी क्या होगा, ये ई नॉट, यहाँ पर पीक पॉइंट पे ई नॉट, और ये भी क्या होगा, ई नॉट, जो कि फिक्स होता था, चेंज नहीं करता था ना। ये एसी करंट ऐसे ऐसे जाके छोटा थोड़ी होता है, ऐसे 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 कांस्टेंट आगे बढ़ता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखना आगे। नेक्स्ट अब हम लोग इससे करंट निकालेंगे। ये ई नॉट निकल गया ना, अब इसके हेल्प से नेक्स्ट हम लोग क्या निकाल लेंगे, करंट। क्योंकि देखो अब वोल्टेज डेवलप होता है, तुम कायदा देख रही हो, फ्लक्स चेंज हुआ तो फ्लक्स से वोल्टेज आया, वोल्टेज से अब क्या पैदा हो जाएगा, करंट। तो एकदम पूरा सीक्वेंस में चल रहा है सारा बात, ठीक। तो यहाँ से करंट कितना आएगा बताओ, करंट कैसे निकालोगे। यहाँ पर करंट का फॉर्मूला तुम ये पढ़ी हो ना बचपन में, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, आई इज इक्वल्स टू वी बाई आर, है ना, वी इज इक्वल्स टू आई आर होता है, तो आई इज इक्वल्स टू वी बाई आर। वी यहाँ पर कौन है, ई, मतलब वोल्टेज यहाँ पर ई है ना, रेजिस्टेंस आर, तो ई को क्या डालोगी बताओ, ई नॉट साइन ओमेगा टी, अपन नीचे में क्या आएगा, आर, और ये क्या आ रहा है, करंट। तो करंट यहाँ से कितना आ जाएगा बोलो, ई नॉट बाई आर, और यहाँ हो गया साइन ओमेगा टी। अब तुमको पता है कि आई का मतलब हो रहा है ई बाई आर, तो ई नॉट बाई आर का मतलब क्या होगा, आई नॉट। फिर से हम रिपीट करते हैं, बहुत लोग को ये नहीं समझ में आता है। आई इज इक्वल्स टू ई बाई आर, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ई नॉट बाई आर, तो ई नॉट बाई आर का मतलब क्या होगा, आई नॉट। यहाँ लिख देते हैं बगल में कि सिंस आई नॉट इज इक्वल्स टू ई नॉट बाई आर। क्यों भाई ऐसा, क्योंकि आई इज इक्वल्स टू क्या होता है, ई बाई आर। तो अगर यहाँ पर नॉट लगा है तो यहाँ भी नॉट वाला, यहाँ नहीं लगा है तो यहाँ नहीं वाला। समझ में आया, ओम्स लॉ चल रहा है क्या, आर तो साइन, अरे भाई देखो, जैसे मान लो हम लिखे 1 इंटू 2/3, तो इसको 1/3 इंटू 2 नहीं लिख सकते हैं, ये एडिशन थोड़ी है यहाँ पर, समझी। तो ये यहाँ पर प्लस रहता तब ना सोचते हैं कि आर दोनों में जाएगा, ठीक है, सूखा ना सा ये मल्टीप्लाई में है तो आर को हम खाली इसके साथ लिख सकते हैं, ठीक है। चलो कोई नहीं, है ना, खतरनाक आदमी है यार ये तो। चलो आगे देखना, है ना, यहाँ पर ये आई नॉट आया और इधर क्या बचेगा, साइन ओमेगा टी, और ये आ गया मेरा ऑल्टरनेटिंग करंट का एक्सप्रेशन, आ गया ना ऑल्टरनेटिंग करंट का एक्सप्रेशन। तो ये तुम्हारा ईएमएफ जो कि उसमें आता है कॉइल में, और ये करंट, तो ये दोनों टोटल करंट और टोटल ईएमएफ हुआ जो कि उसमें डेवलप होता है, बिल्कुल नहीं, ये इंस्टेंटेनियस ईएमएफ और इंस्टेंटेनियस करंट है। किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे उस कॉइल में कितना ये आर्मेचर में कितना करंट आया या फिर कॉइल में, वो यहाँ पर वैल्यू लिखा हुआ है। तुम ये मत सोचो टोटल करंट उसमें कितना फ्लो कर रहा है, पागल आदमी, ठीक है। यहाँ पर टाइम डालोगी तो मालूम चल जाएगा एक पर्टिकुलर टाइम पे। तो ये इंस्टेंटेनियस करंट और इंस्टेंटेनियस ईएमएफ का एक्सप्रेशन हुआ, जो कि तुम एसी में पढ़ती हो। यहीं से तो एसी शुरू हुआ था, याद करो, जिसमें प्योरली रेजिस्टिव सर्किट था, सिर्फ रेजिस्टेंस लगा हुआ था। और चेंज करते जाएगा, बढ़ते कैसे जाएगा भाई, चेंज करेगा ना, बढ़ते जाएगा तब तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट हो जाएगा। टाइम के साथ करंट का वैल्यू चेंज करेगा। जब यहाँ पर टाइम मान लो, जब ये वाला जो टर्म है, मतलब ये वाला टर्म या वो वाला टर्म, जब ये वाला टर्म π/2 हो जाएगा तो π/2 होने पर मैक्सिमम हो जाएगा, और जब ये वाला टर्म 0 हो जाएगा तो करंट 0 हो जाएगा। और तुमको पता भी है जब कॉइल ऐसे रहता है इस तरीके से तो उसमें 0 डिग्री बनता है, तो उस समय ये 0 आता है, ठीक है। तो वो तो अलग डिस्कशन, वो तो बताए हैं स्टार्टिंग में, इसलिए तो एसी पढ़ाने के बाद ये सब लिखवाएं, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू, बाय, गुड नाइट। तुम कुछ और पूछ रही थी क्या।